जो मेरा अपना एक्सपीरियंस, जो मैंने इतने सारे क्लाइंटों को देखा काम करते हुए, तो बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों से मिले, बहुत सारे अनसक्सेसफुल लोगों से मिले। तो जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर या सक्सेसफुल इन्वेस्टर से मिले, उन सब में मैंने एक ही क्वालिटी देखी। बेसिकली लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट में जो लड़ाई है ना, वो मार्केट से है। बट मेरा अपना मानना है कि जितने भी आप सक्सेसफुल लोगों को सुनेंगे और मिलेंगे, तो एक ही चीज बोलेंगे। ये सवाल कई लोगों के दिमाग में आता है कि स्टॉक मार्केट में पैसा बनता है या नहीं। हाय, मेरा नाम है शिवाल रस्तोगी फ्रॉम बंधु फॉर योर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। आई एम अ फाइनेंशियल एडवाइजर। आज मेरे साथ में इन सवालों का आंसर देने के लिए मिस्टर अभिषेक वर्मा जी मौजूद है, जिन्हें 22 साल का एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट में, और उन्होंने 40,000 से ज्यादा ट्रेडिंग अकाउंट्स को क्लोजली मॉनिटर किया है, जिसमें से कि उन्हें पता लग पाया है कि क्या मेंटेलिटी रहती है सक्सेसफुल ट्रेडर्स की और क्या मेंटेलिटी रहती है नॉन सक्सेसफुल ट्रेडर्स की। तो आइए हम उनकी भाषा में समझते हैं कि स्टॉक मार्केट में कैसे पैसा बनता है। हाय सर, आपने इतने लोगों का साथ दिया है, 40,000 अकाउंट्स मैनेज किए हैं, उनको मॉनिटर किया है क्लोजली, तो आपको क्या लगता है इस मार्केट में पैसा बनता है? बिल्कुल, इस मार्केट में पैसा बनता है। लाइफ में किसी भी चीज को अचीव करने के लिए सबसे पहले आपका जो बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मार्केट में पैसा बनता है, तो पक्का पैसा बनता है। अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि वो डॉक्टर बन सकता है, तो डेफिनेटली वो डॉक्टर बनता है। अगर उसको लगता है इंजीनियर बनना है, तो डेफिनेटली वो इंजीनियर बनता है। तो सबसे पहले तो आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए कि पैसा बनेगा या नहीं बनेगा। सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट, तथास्तु कॉन्सेप्ट। सो भगवान के साथ एक तथास्तु कॉन्सेप्ट है कि भगवान को बहुत तपस्या करते हैं, तो भगवान तथास्तु कहते हैं। यानी भगवान किसी भी चीज को मना नहीं करते हैं। अगर आप कहते हैं कि मेरे को डॉक्टर बनना है, तो भगवान आपको कहते हैं तथास्तु। अगर आप कहते हैं इंजीनियर बनना है, तो तथास्तु। अगर आप भगवान से ये कहते हैं कि नहीं, मेरे को स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा बनना है, बहुत पैसा कमाना है, भगवान वहां भी तथास्तु कहते हैं। तो बस आपको उसके लिए राइट डायरेक्शन में पढ़ाई करना है, राइट डायरेक्शन में मेहनत करना है और डेडिकेशन के साथ ले रहना है। ओके, तो बहुत अच्छे से आपने बताया कि राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ना है तो पैसा भी बनेगा इस बाजार में। बिल्कुल। तो क्या तरीके अपनाया जाए जिससे कि पैसा बने? जो मेरा अपना एक्सपीरियंस, जो मैंने इतने सारे क्लाइंटों को देखा काम करते हुए, तो बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों से मिले, बहुत सारे अनसक्सेसफुल लोगों से मिले। तो जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर या सक्सेसफुल इन्वेस्टर से मिले, उन सब में मैंने एक ही क्वालिटी देखी कि वो सब मार्केट में कंसिस्टेंट रहे और अपने पैसे का जो एलोकेशन है बहुत बिल्कुल सही तरीके से किया, और कभी भी स्टॉक मार्केट में उन्होंने जुआ या स्पेकुलेटिव ट्रेड से बिल्कुल ही दूर। तो मैंने ऐसे लोगों को ही पैसा बनाते देखा। हाँ, अल्दो द परसेंटेज इज वेरी लेस, क्योंकि जो भी लोग मार्केट में आते हैं उनको वो रातों रात लखपति और करोड़पति बनना है, 1 लाख रुपए लगा के 50 लाख रुपए कमाना है, तो वो बिल्कुल नहीं होता है। बट डेफिनेटली जो डिसेंट रिटर्न एक्सपेक्ट करता है, जो वेल्थ क्रिएशन के सोच से आता है, डेफिनेटली मैंने उनको पैसा बनाते देखा है। एंड आई मेट नंबर ऑफ सक्सेसफुल पीपल दिल्ली एंड इन कंट्री। तो मतलब कि लॉटरी अगर खेलनी है तो स्टॉक मार्केट में ना है, लेकिन अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है, लंबे समय के लिए टिके रहना है, तभी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग कर सकते हैं। देखिए, गेम 2 तरीके का होता है। इट्स अ गेम ऑफ लक और इट्स अ गेम ऑफ स्किल। तो जो स्टॉक मार्केट से गेम ऑफ स्किल। सो गेम ऑफ लक में आप कभी भी नहीं सकते हैं। आप कभी एक बार पैसा बना लेंगे, आप 2 बार पैसा बना लेंगे, हमेशा पैसा नहीं बनेंगे। बट अगर आप इसको गेम ऑफ स्किल समझ के अगर आप करेंगे और आप अपना स्किल डेवलप करेंगे, तो डेफिनेटली आप पैसा बनाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। ओके, तो शुरुआती तौर पे अगर कोई स्टॉक मार्केट में एंटर होता है तो वो एज एन इन्वेस्टर आना चाहिए, उसे एज अ ट्रेडर आना चाहिए? आपका क्या सजेशन है? मेरा ये मानना है कि जो भी लोग मार्केट में आए, ठीक है ना, सो मार्केट जो पैसा बनता है ना, बेसिकली वो मेरी साइकोलॉजी का वो रिफ्लेक्शन होता है, या मेरे माइंडसेट का रिफ्लेक्शन होता है। सो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि जो बहुत अच्छे ट्रेडर हैं और उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया तो उन्होंने पैसा नहीं बनाया, और बहुत सारी जो इन्वेस्टर हैं उन्होंने जब वो ट्रेडिंग में ट्राई किया तो उनका ट्रेडिंग में पैसा नहीं बना। तो आप क्या कीजिए कि आप एक एक्स अमाउंट से शुरुआत कीजिए। जैसे जो मेरे साथ आज जितने भी क्लाइंट जुड़ते हैं, मैं उनको कहता हूं आप एक्स अमाउंट के साथ शुरुआत करें। लेट्स डू इट फॉर नेक्स्ट 6 मंथ, 8 मंथ, 9 मंथ और 1 ईयर। तो 1 साल में आप जो भी करते हैं, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपके दिमाग में जो कुछ भी आ रहा है उसको आप एक्सेल के ऊपर लिखें, उसको आप वर्ड के ऊपर लिखें, या उसको एक नोटपैड के ऊपर लिखें कि आपके अंदर का जो साइकोलॉजी है, आपके अंदर का ग्रीड हो सकता है, फियर हो सकता है, एक्साइटमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो भी चीज आपके दिमाग के अंदर आता है, आप उसको एक कॉपी पे लिखें, ठीक है, और 1 साल के बाद एनालाइज करें कि आप ट्रेडिंग के लिए बने हैं या आप इन्वेस्टमेंट के लिए बने हैं। सो ये हमारे जो ट्रेडिंग का जो सक्सेस है, दैट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ माय ओन नेचर। तो जो डेटा हमारे पास में कलेक्ट होगा 1 साल के अंदर,
उसमें हमें ज्यादा ध्यान देना है या प्रॉफिट लॉस पे? जैसे कि मेजरमेंट कैसे करना है? नहीं, आपको क्या करना है कि आपको एक साल, आप समझ लो एक साल तो आप पढ़ाई कर रहे हैं। ओके आप चाहे 1 लाख रुपए लगाए चाहे 10 लाख रुपए लगा करें, बट आप समझ लो एक साल पढ़ाई ही पढ़ाई कर रहे हैं। ओके क्योंकि ओवरनाइट आप सोचेंगे हमको सक्सेस मिल जानी है, अगर आप सोचेंगे ओवरनाइट 3 महीने 6 महीने में मैं अपने नेचर को पहचान लूं, ऐसा नहीं होगा। बेसिकली लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट में जो लड़ाई है ना वो मार्केट से है, बट मेरा अपना मानना है कि जितने भी आप सक्सेसफुल लोगों को सुनेंगे और मिलेंगे तो एक ही चीज बोलेंगे, यहाँ जो लड़ाई है वो अपने आप से है, यहाँ जो कुरुक्षेत्र हमारे मन के अंदर है। तो लड़ाई यहाँ अपने आप से, आपको अपने आप को जीतना है, आपको अपनी साइकोलॉजी जो भी ग्रीड है, फियर है, लालच है, कुछ भी है, ठीक है ना, उससे अपने आप को ओवरकम करना है। ओके जैसे कि आपने बताया कि अपनी साइकोलॉजी को बीट करना है और अपने आप को जीतना है, तभी हम मार्केट में जीत पाएंगे। हाँ। तो अब ये इन्वेस्टर और ट्रेडर की जो कैटेगरीज आती हैं, पहले हम इन्वेस्टर की बात करते हैं, तो इन्वेस्टर के लिए क्या जरूरी है, किस तरीके से वो स्टार्ट करे, वो फंडामेंटल एनालिसिस करे? जैसे कि कई लोगों के मन में भ्रम रहता है कि टेक्निकल एनालिसिस देखे या फंडामेंटल एनालिसिस देखे, या किस तरीके से स्टार्ट करें? जैसे हम फिर से बोले ना कि अभी की जब भी वो कुछ भी करें, 6 महीने 8 महीने 1 साल तक जो कुछ भी करें, उनके अंदर जो जो चीज चल रहा है या उनके साथ जो जो कुछ हो रहा है मार्केट में, तो उस हर चीज को वो नोट डाउन करेंगे। जब वो पेन डाउन करेंगे तो 1 साल के बाद जब वो एनालाइज करेंगे तब वो आइडेंटिफाई करेंगे वो क्या है, वो फंडामेंटल इन्वेस्टर है, वो टेक्निकल इन्वेस्टर है, वो मोमेंटम इन्वेस्टर है, वो किस तरह के इन्वेस्टर है उनको पता चलेगा। अब मान लीजिए कोई भी आदमी सबसे पहले आता है तो वो क्या है कि आजकल चारों तरफ चार्ट, जैसे जब हम मार्केट में आए 2002 या 3 में आए तो सबसे पहले मेरे साथ जो क्लाइंट मेरा मिला तो उसको टेक्निकल एनालिसिस आता था, वो बहुत अच्छा टेक्निकल एनालिस्ट था, तो उसने मेरे को टेक्निकल एनालिसिस सिखाया। तो हो सकता है कोई आदमी आ रहा है, हो सकता है उसको कोई ऐसा आदमी मिले जो उसको फंडामेंटल सिखा रहा है, तो हो सकता है उसका झुकाव फंडामेंटल की तरफ हो। बट मेरा ये मानना है कि लॉन्ग टर्म में जो पैसा बनेगा और सस्टेनेबल पैसा जो बनेगा वो फंडामेंटल को देखते हुए बनेगा। आप बाद में उसको मोमेंटम के साथ, बाद में आप उसको टेक्निकल के साथ क्लब कर सकते हैं, बट मेरा ऐसा मानना है लोगों को फंडामेंटल्स देखना चाहिए, क्वालिटी कंपनी देखना चाहिए। सिर्फ एक चीज पर वो ध्यान रख रहे, क्या इस कंपनी का अर्निंग इंप्रूव होगा ये नहीं। जिस कंपनी का भी अर्निंग इंप्रूव होगा उसका शेयर चलेगा ही चलेगा, ठीक है। रेयरली ऐसा होगा कि लॉन्ग टर्म में वो ना चले, बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म में जिस कंपनी का भी अर्निंग बढ़ेगा चलेगा। चाहे आप लास्ट 10 साल का डेटा, 20 साल का डेटा, 50 साल का डेटा, किसी भी साल का डेटा उठा के देख लें, डेटा में एक चीज आपको नजर आएगा, जिसका भी अर्निंग बढ़ा है वही कंपनी सस्टेनेबल ग्रोथ। तो मतलब फंडामेंटल्स, शुरुआती तौर पे फंडामेंटल्स ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, उसके बाद में अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस करना ठीक से आता है तो आप टेक्निकल एनालिसिस भी साथ ही साथ कर सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल इज द बेस। फंडामेंटल इज द बेस। ओके तो टेक्निकल एनालिसिस जब हम कर रहे हैं, फंडामेंटली हमने मान लीजिए कोई एक कंपनी पकड़ी, लाइक आईटीसी की हम बात करते हैं, तो आईटीसी जैसे हमने फंडामेंटली देखा कि भाई बहुत अच्छी कंपनी है, नंबर 2 कैटेगरी पे आती है इंडिया में एफएमसीजी में। इसके अलावा टोबैको कंपनी भी है, सिगरेट्स भी बनाती है, और सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ रही है। तो इसके बाद कहीं जाके हमें टेक्निकल एनालिसिस करना है या और कुछ चीजें भी फंडामेंटल्स में देखनी है? नहीं, हम फिर से बोल रहे हैं कि जितने भी ट्रेडर है या इन्वेस्टर है, जो क्लाइंट है, उसको ये समझना पड़ेगा कि वो किस तरीके का उसका नेचर है। Right. अब मान लो कि एक आदमी है जिसको टेक्निकल करना ही नहीं है, मेरे को क्या है कि मेरे पास नौकरी करने वाला आदमी है, ठीक है ना, अपना बिजनेस करने वाला आदमी है, उसको बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, ठीक है, मार्केट में बहुत ज्यादा टाइम डिवोट नहीं कर सकता जी। और उसका साइकोलॉजी है कि यार मेरे को हड़बड़ी में पैसा नहीं चाहिए। ओके मतलब एट द एंड ऑफ द डे आई नीड पीस, मेरे पास पैसा है, घर चलाने के लिए पैसा, और हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं मेरे को साल का 20-22-24% मिल जाए, 18% का भी CAGR मिल जाए, 20% का CAGR, आई एम मोर देन हैप्पी। उसको टेक्निकल में नहीं पढ़ने की जरूरत है, उसको सिर्फ ये देखना है जो स्टॉक सिलेक्ट कर रहा हो उसके पास जो स्टॉक है उसका क्वार्टर एंड क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर उसका अर्निंग इंप्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर कभी भी लगता है नहीं अर्निंग इंप्रूव नहीं हो रहा और अर्निंग विजिबिलिटी नहीं है, तो उस समय वो पोर्टफोलियो अपना रीबैलेंस करने का सोचे, बट टिके रहना है, बट उसको टिके रहे। हाँ, मतलब 1 या 2 क्वार्टर या 3 क्वार्टर का रिजल्ट खराब हो इससे स्टॉक किसी को नहीं बेचना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए कभी ईवी की स्टोरी चल रही है या सोलर पावर का स्टोरी चल रहा है या पीछे मान लो वाटर ट्रीटमेंट का स्टोरी चल रहा है, ठीक है, अब 1 या 2 क्वार्टर रिजल्ट खराब आ जाता है, ठीक है, तो इससे कंपनी नहीं खराब हो जाती। 1 या 2 क्वार्टर के रिजल्ट से किसी को भी आप जज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा अगर मतलब एक आध सब्जेक्ट उसका खराब चला जाए या एक आध सेमेस्टर खराब जाए, इसका मतलब नहीं कि बच्चा खराब हो जाता है। ओके सो आपको टाइम देना पड़ता है किसी भी स्टॉक को, अगर आप फंडामेंटल के ऊपर जाते हैं तो आपको टाइम देना पड़ता है। ओके तो ये तो रही बात इन्वेस्टमेंट की, जो आपने बहुत अच्छे से बताया कि आपको टिके रहना है, और जब फंडामेंटल्स स्ट्रांग होंगे तो अपने आप ही भाव उसका बढ़ेगा। और इसके अलावा एक चीज है, जितना भी चाहे वो फंडामेंटल कर रहा है चाहे टेक्निकल कर रहा है, जो इन्वेस्टमेंट है ना वो
इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। आप Okay. फंडामेंटल पे जाएं, आप टेक्निकल, लाइफ में जो कुछ भी है ना सब प्रोबेबिलिटी है। राइट। और ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों में ना आपको सिर्फ रिस्क मैनेज करना है। अगर आपने रिस्क मैनेज करना सीख लिया कि भाई हम अपने रिस्क को मैनेज करना सीख लिए, तो मार्केट आपको रिवॉर्ड करेगा ही करेगा। फॉर एग्जाम्पल किसी को 100 रुपए लगाना है जी। और वो एक्स कंपनी में बहुत ज्यादा बुलिश है, अब उसने क्या किया कि उसने सारे का सारा पैसा उठा के एक्स कंपनी में लगा दिया। भगवान के दया से कंपनी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बट वो 1 साल या 2 साल या 3 साल नहीं परफॉर्म करता है, 4 साल नहीं परफॉर्म करता, बाकी मार्केट चल रहा है, ठीक है। तो उस समय वो उसको अपनी स्टडी के ऊपर बड़ा लगता है कि मतलब वो अपने स्टडी के ऊपर डाउट करने लगता है, जो मैंने स्टडी किया तो ठीक है नहीं किया। तो क्या है कि कैपिटल एलोकेशन भी जरूरी है। तो जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, मतलब कैपिटल का 4% या 5% मोटा मोटी एलोकेशन एक स्टॉक में करते हैं। तो मोर और लेस अगर आपने अपने पोर्टफोलियो को 15, 20, 25 स्टॉक में बांट रखा है, 20 से 22 स्टॉक में बांट रखा है, तो डेफिनेटली कोई ना कोई स्टॉक परफॉर्म करेगा। और पोर्टफोलियो को परफॉर्म और आउट परफॉर्म करने के लिए अगर आपके पोर्टफोलियो का 30% स्टॉक भी चलता है ना, तो आप मार्केट के साथ या मार्केट को आप बीट कर सकते हैं। ओके। क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स की यही क्वेरी रहती है कि जो स्टॉक हम ले लेते हैं वो तो चलता ही नहीं है। ऐसा बहुत मिथ है बाजार में कि जो स्टॉक मैंने पकड़ा हुआ है वो स्टॉक नहीं चलेगा, उसके अलावा सारे स्टॉक चल रहे हैं। नहीं, तो इस मिथ को तोड़ने के लिए हम फिर से बोले कि सबसे पहले तो बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कीजिए। आप अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कीजिए कि हम जो स्टडी कर रहे हैं मतलब बहुत मेहनत करके कर रहे हैं और मार्केट साथ देगा। जब आप खुद ही डाउट करेंगे मेरे लेते ही स्टॉक नहीं चलेगा, तो पक्का नहीं चलेगा। तो सबसे पहले क्या करना, आप बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कीजिए कि नहीं जी मैंने स्टडी किया है भाई मार्केट में। फॉर एग्जाम्पल की लोग ट्रेंड पकड़ते हैं, मेगा ट्रेंड, मान लो लेटेस्ट स्टेज में हम लोग बहुत डिस्कस करेंगे कि मेगा ट्रेंड क्या है। जैसे क्या मान लो कि जैसे अभी मेगा ट्रेंड है, मेगा ट्रेंड क्या है, जो सोलर एक अभी मेगा ट्रेंड है। जैसे भारत सरकार ने अभी बोला कि उनको लास्ट बजट में बोला कि 100 लाख करोड़ रुपए हमको खर्चा करना है, अगले 5 साल में 100 लाख रुपया खर्चा करना है, 130 लाख करोड़ मतलब 1.3 ट्रिलियन खर्चा करना है, ठीक है। इट्स अ मेगा ट्रेंड। तो आपने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में मेगा ट्रेंड है, आपने रेलवे में देखा रेलवे में एक मेगा ट्रेंड है, मतलब स्ट्रक्चर शिफ्ट है, मेगा ट्रेंड है। तो अगर आपको पैसा बनाना है, आपको ये देखना पड़ेगा कहां पे मेगा ट्रेंड बन रहा है, कहां पे स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहा है। ओके। अगर आप सोचेंगे एफएमसीजी में क्या स्ट्रक्चर चेंजेस नहीं, एफएमसीजी जैसे चल रहा था, क्या रेलवे में मेगा ट्रेंड है? हाँ है। स्ट्रक्चर चेंजेस है क्या? सोलर में स्ट्रक्चर चेंजेस है क्या? हिंदुस्तान में जो रोड बन रहा है स्ट्रक्चर चेंजेस है? हाँ है। क्या लोगों का जो लाइफ स्टाइल है उसमें स्ट्रक्चर चेंजेस आ रहा है? हाँ है। तो जब आप स्ट्रक्चर चेंजेस और मेगा ट्रेंड को जब आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो उसके अंदर फिर आपको स्टॉक नजर आने लगे। फिर स्टॉक के ऊपर थोड़ा बहुत आप स्टडी करें तो खुद ही अच्छा लगेगा कि कौन सा स्टॉक लेना चाहिए। तो ये तो थी इन्वेस्टमेंट्स की बातें। अब कुछ ट्रेडिंग पे नजर डालते हैं। तो ट्रेडर अगर किसी को बनना है या ट्रेडिंग पैटर्न अपनाने हैं, तो किस तरीके से ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं? सो ट्रेडिंग के लिए तो सबसे पहले बता, ट्रेडिंग फिर से मतलब इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग वो क्या है, दोनों प्रोबेबिलिटी का गेम है। सो प्रोबेबिलिटी में क्या होना चाहिए, जब भी आपको प्रोबेबिलिटी का गेम जीतना है, जितने भी मैथ्स के लोगों को समझ में आता होगा, सो प्रोबेबिलिटी में आपका एक एज होना चाहिए। जी, आपका एज क्या कि आपकी मतलब एक प्रूवन एज होना चाहिए कि मेरे पास एक एज है, उसको हम देख रहे हैं पिछले 10, 12, 14, 18, 20, 22, 25 सालों से ये मार्केट को बीट करता है, मार्केट को परफॉर्म करता है, मार्केट का आउट परफॉर्म करता है, मार्केट के साथ रहता है। तो सबसे पहले आपको अपना एक एज डेवलप करना पड़ेगा। उसके बाद आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, यानी कि आपको अपनी एज को बार बार प्ले आउट करते रहना पड़ेगा, खेलते रहना पड़ेगा, खेलते। ऐसा नहीं हो कि एक बार लॉस, 2 बार लॉस, 3 बार लॉस, 4 बार लॉस, आप हट गए, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको अपना एज डेवलप करना पड़ेगा, आपको प्रोबेबिलिटी को आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। अब कंसिस्टेंट रहने के लिए आप क्या करेंगे, आपका जो एलोकेशन है, कैपिटल एलोकेशन है, वो सही होना चाहिए। मान लीजिए आपने उठा के 10% का एलोकेशन कर दिया इकट्ठे और लगातार 10 बार स्टॉप लॉस कट गया, तो यार आपको पैसा खत्म हो गया। तो आपको अपना कैपिटल इस तरह से एलोकेट करना है जिससे कि मेरे पास जो मेरा ऑड्स है वो इतना हो कि बुरे समय में भी अपना पैसा खत्म ना हो। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें तो 2022 में जो रिटर्न था, 2022 में अपने पोर्टफोलियो का रिटर्न था वो करीब 22% के 6% के आसपास का रिटर्न था, जो कि कुछ भी नहीं था, ठीक है। सो हम लोग टिके रहे, जितने भी जो हमारे कम्युनिटी के लोग टिके रहे, सो भगवान की दया से 2023 में आउट परफॉर्म किया। सो ट्रेडर अलग अलग तरीके के होते हैं। सो नॉर्मली जो मैंने देखा 3 तरीके के ट्रेड होते हैं, ट्रेंड बेस्ड ट्रेडर, टाइम बेस्ड ट्रेडर एंड टारगेट बेस्ड ट्रेडर। सो अगेन मैं कह रहा हूं कि जो मैंने पहले बोला था कि जो ट्रेडर का जो नेचर है जी, वो ओवर द पीरियड वो पहचानेगा कि हम कैसे हैं। फॉर एग्जांपल आई एम अ ट्रेंड ट्रेडर, मेरे से अगर कोई बोल दे 100 रुपए का माल अभिषेक आपने लिया 120 में बेच दो, 30 मेरे से बिक ही नहीं सकता है। okay. 200 हो जाए मेरे से बिक ही नहीं सकता है जब तक कि मेरा ट्रेलिंग एसएल ना हिट हो जाए।
ओके, मतलब 200 से नीचे घट के आएगा 170 180 170 आ जाए 180, तब मैं ट्रेलिंग ऐसा। सो ट्रेलिंग ऐसा डिपेंड स्टॉक टू स्टॉक। अगर कोई 2% 200% कोई स्टॉक चल गया तो उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कुछ और होगा। एक स्टॉक अभी 30% ही चला तो उसका स्टॉप लॉस कुछ और होगा। कुछ ट्रेडर होते हैं जो टाइम बेस्ड होते हैं, जो कहते हैं कि ठीक है मैं आज सामने के स्टॉक में तेजी आ रही है, ठीक है आज मैं बाई करूंगा, कल 9:30 बजे 10:30 बजे या 11 बजे तक काट दूंगा, ठीक है मैं अगली फ्राइडे को काट दूंगा। और एक टारगेट बेस्ड हो जो तो कहते हैं 5% मिल गया फेयर एनफ, 20% मिल गया फेयर एनफ, 30% मिल गया फेयर एनफ। सो तीनों तरीके के जो ट्रेडर हैं वो सक्सेसफुल बनते हैं, बट उनको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है मार्केट में, उसी रूल पे टिके रहना, आपको रूल पे टिके रहना पड़ता है। आप रूल को आप एनालाइज कर सकते हैं हर 6 महीने में, हर 2 महीने में, हर साल, इट डिपेंड्स कि आप कब उसको एनालाइज करना चाहते हैं या कब उसमें देखना चाहते हैं कोई कमी है नहीं। बट एक बार जो आपने रूल बना लिया तो आप उसको बार बार उसको तोड़िए मत। आपने एक रूल बना लिया, आप सोचेंगे नहीं मैं आज फिर इस रूल नहीं उस रूल से ट्रेड करें परसों, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। जो आपने रूल बनाया आप रूल पे टिके रहिए। अगर आपको लगता है इस रूल से सफलता नहीं मिल रही है, सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो आप उसको एनालाइज कर सकते हैं ओवर द पीरियड। तो वो कितने टाइम का टेन्योर होना चाहिए जब एनालिसिस? हर 3 महीने पे आप करके देखिए, हर 6 महीने पे करके देखिए। अगर मान लीजिए बुल मार्केट है, बुल मार्केट किसी ने रूल बनाया और बुल मार्केट में देख रहा है कि यार हफ्ते में भी पैसा नहीं मिल रहा है, सो देयर इज सम क्वेश्चन मार्क, समथिंग रॉन्ग विद समथिंग वेरी बिग रॉन्ग विद द रूल्स, ठीक है। तो हाँ, मतलब अपने रूल्स को आइडेंटिफाई तो करना ही पड़ेगा कि हमने रूल्स भी, और आपका जो रूल है बहुत क्लियरली रिटन होना चाहिए। आप उसको दिमाग में लिखें, आप उसको कॉपी में लिखें, आप उसको एक्सेल शीट में लिखें और कोशिश करें महीने में एक बार जरूर पढ़ें उसको। आपने रूल को ब्रेक मत कीजिए, रूल को चेंज कीजिए, रूल को मॉडिफाई कीजिए, अपडेट कीजिए, बट उसको ब्रेक मत कीजिए। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती है। तो छोटे टाइम फ्रेम पे भी हम ट्रेडिंग कर सकते हैं और बड़े टाइम फ्रेम पे भी ट्रेडिंग। बिल्कुल, फिर से मैंने कहा ये अगेन डिपेंड करता है कि किस आदमी का नेचर कैसा है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम अपना नेचर बताएं तो मेरा नेचर क्या है कि मेरे पास टाइम ही नहीं है इंट्राडे ट्रेड, मेरे को 50 काम और है, दो क्लाइंट से मिलना है, मेरे को इस ऑफिस का काम ही, सो आई कांट ट्रेड, हर घंटे में मैं ट्रेड नहीं कर सकता। राइट। हाँ, लेकिन बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ जिनके पास 15-15 मिनट की बेसिस पे वो ट्रेड कर रहे हैं। सो अगेन ये डिपेंड करता है क्लाइंट के नेचर के ऊपर। ठीक है, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट जो है ना, दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ आवर ओन माइंड। ओके, इसका मतलब मैं ये समझ पा रहा हूँ कि जो कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे कामों में इन्वॉल्व है तो उसे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग अवॉइड करनी चाहिए। नहीं, हम ये नहीं कह रहे, हम फिर से कह रहे हैं हो सकता है कि वो बिजनेसमैन हो, पूरे दिन लगा रहता है, बट हो सकता है कि वो उसका नेचर जो स्पेकुलेटिव नेचर हो सकता है वो एल्गो के थ्रू ट्रेड कर सकता है, पूरे दिन कर सकता है। अगेन उसका नेचर कैसा है, मेरे पास पूरे दिन टाइम है, पर्सनालिटी को मैच करना चाहिए। मैं पर्सनालिटी मेरे पास टाइम है, मेरा नींद बंद है यार, मेरे को मजा नहीं आता हर 2 घंटे में, कौन करे? कौन सरदर्दी ले 200 शेयर कर दो, 2000 शेयर कर दो, मेरे से तो नहीं होगा। बहुत सारे लोग करते हैं। ठीक है, समझ। बिकॉज़ आई डोंट बिलीव इन स्मॉल मनी कि 2-2000 रुपए बनाने मेरा कोई शौक नहीं है। पैसा बने तो ठीक से बने, अगर पैसा ना बने। ओके, जैसे कि आपने इन्वेस्टर और ट्रेडर को अलग अलग कैटेगराइज किया, अब जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ जो आपने मेगा ट्रेंड की बात की थी, तो जब मेगा ट्रेंड बनते हैं तो वो इन्वेस्टर्स को भी बेनिफिट देते हैं और ट्रेडर्स को भी बेनिफिट देते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो इसमें आप मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि जो मेगा ट्रेंड बने या बन रहा है या कौन से सेक्टर में चल रहा है, तो ये आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? ऑन फंडामेंटल बेसिस और टेक्निकल, दो चीजें। इसमें 2 क्वेश्चन है कि मेगा ट्रेंड कहां बन रहा है, अगर आप फंडामेंटल पे पूछ रहे हैं या आप टेक्निकल पे पूछ रहे हैं। सो अगर आप फंडामेंटल पे अगर आप फंडामेंटल विश्वास करें तो आप एक तो सबसे पहले जो न्यूज आपके आसपास का जितना भी इकोनॉमिक न्यूज है, सो एक काम करें आप इकोनॉमिक टाइम्स तो हर दिन पढ़े, इकोनॉमिक टाइम्स पढ़े और गवर्नमेंट का जो भी डिसीजंस होता है या कंपनियों के जो बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स होते हैं आप उसको चेक करना शुरू करें। तो हम आपको दो एग्जांपल इसमें देते हैं पावर सेक्टर में। एक JSW एनर्जी का चेक करें। JSW एनर्जी का जो मैनेजमेंट है लास्ट क्वार्टर में वो बोल रहा था कि उसका जो पैट है यहाँ से डबल ट्रिपल आई एम नॉट श्योर बट 3 4 5 6 टाइम्स कह रहा है उसका पैट हो जाएगा। तो आप अगर देखें कि अगेन वो पावर सेक्टर में और मैनेजमेंट उसका जो पैट है यहाँ से 3 4 5 6 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। और एट द सेम टाइम अगर आप SJVN में देखें, सतलज जल विकास निगम में देखें, जल विकास निगम का जो अभी जो कैपेसिटी है, दे आर प्लानिंग की 2030 तक वो अपनी कैपेसिटी को यहाँ से कम 10 टाइम्स बढ़ाने वाले हैं। सो आप ये तो हो गया ये फंडामेंटल। दूसरी तरफ देखेंगे पावर सेक्टर का हर एक जो स्टॉक है उसके प्राइस में हरकत शुरू हो गया। हर एक जो स्टॉक है वो मंथ के हाई पे आ रहा है, स्टॉक जो वो क्वार्टर के हाई पे आ रहा है, स्टॉक जो है वो ईयर के हाई पे आ रहा है। सो आपने फंडामेंटल में क्या देखा कि स्ट्रॉन्ग कमेंट्री आ रही है चारों तरफ से, और साथ साथ आप देख रहे हैं उसका जो प्राइस एक्शन भी हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों को क्लब कर दिया। अब अगर मान लो
कि जिसको सिर्फ फंडामेंटल भी करना है, ठीक है, जिसको सिर्फ फंडामेंटल भी करना है तो वो बहुत पढ़ता है, कहता है कि यार मेरे को तो स्टॉक 2030 तक रखना है, क्योंकि जैसे 2070 तक है, 2070 तक बोला गया ना सबको, कार्बन को जीरो करना है, 2030 तक इंडिया का है कि मेरे को 500 मेगावाट क्लीन एनर्जी बनाना है। तो ये एक मेगा ट्रेंड है। और दूसरी तरफ देखने का जो पावर का स्टॉक वो भी परफॉर्म कर रहा है, तो ये मान लो ये टेक्निकल वाला बंदा है और ये फंडामेंटल वाला बंदा है, तो फंडामेंटल वाला बंदा अपने हिसाब से ले रहा है, टेक्निकल वाला बंदा देख रहा है कि ठीक है यार स्टॉक में हरकत हो गया, तो एक बहुत छोटा सा टेक्निकल एनालिसिस बोल लें या फिर उसको प्राइस एक्शन बोल लें, इसमें एक बहुत छोटा सा तरीका है स्टॉक सिलेक्शन का। कोई भी स्टॉक 52 वीक हाई पे आता है आप उसको बाई कर लीजिए, कैपिटल एलोकेशन 2% 3% कीजिए, और अगर आपको ये स्टॉक यूज करना चाहते हैं तो अपने सिस्टम के हिसाब से या मेंटल के 10% का स्टॉप लॉस लगा के आप उसको ले लीजिए। अगर कोई कहता है कि नहीं मैं दोनों को क्लब कर दूं, सो ये बहुत बहुत अच्छा है कि आपने फंडामेंटल भी देखा कि फंडामेंटल शिफ्ट भी हो रहा है और प्राइस एक्शन भी कर, आपने दोनों का सपोर्ट है। तो आपके पास जैसे मैंने बोला एज होना चाहिए। सो एज का मतलब क्या है, मेरे पास क्या एज है कि फंडामेंटल एज भी आ रहा है, टेक्निकल एज भी आ रहा है, और हमने क्या अगर दो एज को मिला देंगे आपका एज क्या हो गया, बढ़ गया। जैसे अगर कॉइन को अगर आप उछालते हैं, अगर आपने एक तरफ वेट बढ़ दिया, हेड की तरफ वेट रखा तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, तो आप जितना ज्यादा अपने स्टडी के ऊपर वेट रखेंगे तो आपका जीतने का प्रोबेबिलिटी, तो आपका जो ट्रेड है या आपका जो इन्वेस्टमेंट आपके फेवर में आने का प्रोबेबिलिटी बढ़ता चला जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच सर, इतनी सारी अच्छी जानकारियां देने के लिए। आज बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। तो अगर किसी दर्शक को आपसे डायरेक्टली कनेक्ट करना है तो आप बताइए कैसे कर सकते हो? डेफिनेटली अगर किसी को मेरे साथ कनेक्ट करना है तो आप मेरा ट्विटर आईडी और ईमेल आईडी लिख सकते हैं। मेरा ट्विटर आईडी है @Abhishek ABHISHEK 7417 और ईमेल आईडी है ihba956@gmail.com। और हम लोगों ने वीडियो में जो भी स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन किया है वो उसमें कोई भी अपना बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो अगर आप किसी भी स्टॉक में बाई या सेल करते हैं तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछ लें। थैंक यू शिवाल। थैंक यू सर, थैंक यू। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। इसके अलावा अगर कोई भी क्वेरी है तो आप हमें मैसेज करके जरूर बताएं, हम कोशिश करेंगे आपकी क्वेरी सॉल्व करने के लिए। इसके अलावा हमारे दूसरे और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप जाके उन्हें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे और भी जानकारियाँ हम दे रहे हैं, तो आप जरूर जाके देखिए एक बार, और पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।